नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर और आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी अपने सभी मोर्चों को मैदान में उतारने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने 4 जनवरी को देहरादून में संयुक्त मोर्चा पदाधिकारी बैठक बुलाई है। इस बात को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि बैठक में पार्टी नेतृत्व की ओर से तय की गई रणनीति को पदाधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी जमीनी स्तर पर प्रचार के काम शुरू करेंगे और इसके बाद 7 जनवरी को भी पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। दो प्रकार के कार्यक्रम हैं। एक तो संगठनात्मक कार्यक्रम है। 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक देहरादून में होने जा रही है। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की 7 जनवरी को देहरादून में बैठक होगी। उसमें चुनाव की रणनीति, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार किया जाएगा। और इसी के साथ में जो 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, उसकी तैयारी के संबंध में घर घर जाकर के जो पूजित अक्षत अयोध्या से आए हैं उनको घर घर पहुंचाने का कार्यक्रम वर्तमान समय में जन जागरण का काम चल रहा है। और इसी के साथ में निमंत्रण पत्र भी प्रत्येक परिवार को अयोध्या आने के लिए दिया जा रहा है। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को है, उस दिन राम ज्योति प्रत्येक घर घर में जलेगी और एक दीपावली जैसा वातावरण पूरे हिंदू समाज में, प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोगों में, ऐसे सब लोग जो है एक जगमग वातावरण, दीपावली जैसा वातावरण 22 जनवरी को रखेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धामी सरकार द्वारा प्रदेश से बाहर के लोगों द्वारा कृषि भूमि ना खरीदे जाने के फैसले पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी नाराजगी जता रही है। इस बात को लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने धामी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह घोषणा सिर्फ और सिर्फ हवाई नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो प्रदेश में नया भू कानून ला रहे हैं या फिर पूर्व के मुख्यमंत्रियों के द्वारा लाए गए भू कानून को धरातल पर उतारने जा रहे हैं, या पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में लाए गए जमींदारी विनाश अधिनियम को निरस्त कर उसमें बदलाव ला रहे हैं। ये कोई कानून नहीं बना है, सिर्फ और सिर्फ घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और ये घोषणा भी लोगों को भ्रमित करने के लिए कहीं ना कहीं हवाई नजर आ रही है। माननीय अध्यक्ष श्री करण महाराज जी ने एक साफ तौर पर सवाल पूछा है विज्ञप्ति जारी करके कि आप स्पष्ट करके बताइए, आप नया भू कानून लाने जा रहे हैं, आप पुराना खंडूरी जी का भू कानून लागू करने जा रहे हैं, आप पंडित नरेंद्र तिवारी जी का भू कानून लागू करने जा रहे हैं, या आप त्रिवेंद्र रावत जी के द्वारा जो जमींदारी विनाश अधिनियम में संशोधन करके यहाँ की जमीनें ओपन फॉर सेल कर दी थी, उसमें तब्दीलियां ला रहे हैं, उस संशोधन को निरस्त कर रहे हैं। तो साफ बात करनी चाहिए प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जो महेंद्र भट्ट हैं उनको भी, और जो प्रदेश के मुखिया धामी जी हैं वो गोलमोल बातें ना करें। पुराना भू कानून लागू करेंगे या अपना कोई न... बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीते वर्ष यानी 2023 में उत्तराखंड पुलिस की उपलब्धियों और नव वर्ष के अवसर पर राजधानी देहरादून के सरदार पटेल भवन में उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस की अपराध से लड़ने की क्षमता में बेहतर तकनीक और ट्रेनिंग के जरिए सुधार आया है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड पुलिस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में उत्तराखंड पुलिस देश की टॉप 5 पुलिस फोर्स में से एक हो। उत्तराखंड पुलिस की जो क्राइम फाइटिंग एबिलिटीज़ हैं, इनमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी और बेटर ट्रेनिंग के माध्यम से भी हम अपनी क्राइम फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ में सुधार लाएं। तो जैसा आपको ये आंकड़े बता रहे हैं, एनसीआरबी के जो पिछले वर्ष के आंकड़े अभी प्रकाशित हुए हैं, उसमें कई महत्वपूर्ण पैरामीटर्स पे आई थिंक उत्तराखंड पुलिस का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है और इसमें हम निरंतर इसको सुधारने का प्रयास करते रहेंगे
और मेरा मतलब अपना हमारी पूरी टीम का एक तरह से ये लक्ष्य है कि जो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं पुलिस परफॉर्मेंस के, जो पूरे देश भर में जिन पे NCRB काम करती है या भारत सरकार के जो मानक हैं, उसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि उत्तराखंड पुलिस देश की यथासंभव टॉप 5 पुलिस फोर्सेस में हम अपना स्थान बनाएं। तो ये हमारा एक तरह से इसको कहिए एक लॉन्ग टर्म गोल है कि हर फील्ड में, चाहे वो प्रॉपर्टी की रिकवरी हो, चाहे वो केसेस का वर्कआउट रेशियो हो, चाहे वो कन्विक्शन का रेट हो, यही सारे मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं पुलिस परफॉर्मेंस के क्राइम के फ्रंट पे। तो इसमें हम लगातार देश की टॉप 5 पुलिस फोर्सेस में रहें। जहाँ तक और प्राथमिकताओं की बात है, मैं समझता हूँ ट्रैफिक एक ऐसा विषय है जो न सिर्फ जनपद देहरादून या देहरादून शहर के लिए, क्योंकि ये हमारी अस्थायी राजधानी है, पर पूरे प्रदेश के लिए ट्रैफिक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने आज कई विभागों के अधिकारियों के साथ तहसील से लेकर बाढ़ वाला क्षेत्र तक सड़क किनारे नालों और नहरों का निरीक्षण करते हुए इन बड़े नालों की समस्या का स्थायी इलाज करने की बात कही। इस दौरान नेशनल हाईवे के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे, जिनके साथ मिलकर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण व ट्रैफिक की समस्या को लेकर अधिकारियों से विचार विमर्श करते हुए अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं इस निरीक्षण के दौरान अधिकारियों के साथ विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने तहसील परिसर में भी पार्किंग की समस्या के निवारण के लिए मौके का निरीक्षण करते हुए जल्द पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने की बात कही। के लिए आज खुद सड़कों पे आप निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या वो मुख्य समस्या है? नहीं, ये देखो ऐसा है, ये निरंतरता है। कोई ऐसी इमरजेंसी क्रिएट हो गई ऐसा नहीं है, ये तो नियमित रूप से मैं करता ही रहता, आप देखते हैं। तो मेरा और NH के एक्शन साहब का और आपके काफ़ी समय से पेंडिंग था, कुछ काम चल रहे हैं उसके निरीक्षण करने का, तो मेरी व्यवस्था की वजह से हो नहीं पाएगा। तो उसमें हम ये कर रहे हैं कि जहाँ पर भी हमारे जंक्शन है, गांवों से दाएं बाएं से सड़कें आती हैं और मेन हाईवे पर जहाँ पे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी, थोड़े से उसके मुहाने को, उसके कोनों वगैरह को खोल करके दोनों तरफ टाइल वगैरह डाल करके, ताकि वहाँ सड़कें खुले और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी। एक तो ये वो काम चल रहा है। एक जो विकासनगर बाजार में हमारे पुराने नाले जो पूरी तरीके से चौक हो गए, अब वो पानी लेता नहीं बरसात, उससे बाजार में बहुत सारी जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर वो गंदगी का कारण बनता है, जल भराव का, फिर उसमें मच्छर पनपते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं समझ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गदरपुर के गुरु पर्व पर गदरपुर में विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन गदरपुर के संजय नगर गांव गुरुद्वारा नानक दरबार से और तेजा फौजा कॉलोनी से गदरपुर के नगर क्षेत्र में एक विशाल नगर कीर्तन को निकाला गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कहा, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिवस प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसी के तहत आज नगर क्षेत्र में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। कोई राजनीतिक बात नहीं, गुरु पर्व की आपको, सारे क्षेत्र को, सारे हिंदुस्तान को, सारी दुनिया को बहुत बहुत बधाई। नव वर्ष के आगमन पर गुरु पूरब मनाया जा रहा है और उम्मीद करते हैं इस सबाब से हर घर में खुशी और सफलता मिलेगी। धन्यवाद। आज समूह इलाका साध संगत को गुरु पर्व की लख लख बधाइयाँ, मुबारक। और बड़ा हर्ष का विषय है कि आज के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने इस संसार में अवतार धारा और इस हिंदुस्तान की तारीख को बदल के रख दिया। सिख पंथ का स्थापना करके एक नए रूप में लेके आए और ऐसा कारनामा इस पूरे विश्व में कर दिया जो आज तक नहीं करा।
इस हिंदुस्तान के लिए, यहाँ धर्म के लिए अपने पिताजी को, अपने 4 साहिबजादों को, माताजी को और खुद को भी इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। उनसे बड़ी शहादत या कुर्बानी देश के लिए कभी हो नहीं सकती, ना किसी ने करी है, ना आगे कभी करेगा। तो संगत से ये बेनती है कि आप बढ़ चढ़कर इस नगर कीर्तन में आए और इस नगर कीर्तन में बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। मुख्यालय पौड़ी के बस अड्डे पर वाहन चालकों ने हिट एंड रन कानून के विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस मौके पर वाहन चालकों का कहना था कि हिट एंड रन कानून के विरोध में पूरे देश व प्रदेश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसको लेकर शहर में चक्का जाम भी किया गया है। वाहन चालकों ने बताया कि उनकी इस आर्थिक स्थिति कमजोर है, ऐसे में इस तरह के कानून थोपे जाने से यदि वाहन चालकों से कोई गलती होती है तो इस कानून के जरिए उसके अलावा उसके परिवार को भी उस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं इस मौके पर प्रदर्शन करते हुए वाहन चालकों द्वारा हिट एंड रन कानून को वापस लिए जाने की मांग की। सरकार ने जो काला कानून ड्राइवरों के खिलाफ निकाला है, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और हमारी जो हड़ताल अभी सिर्फ 2 दिन की है, उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि इसमें क्या करना है। असल में जो है, जो जब से संसद में पारित हुआ, हाल में ही एक निकाला इन्होंने, जो है कि एक ड्राइवर को जो है अगर एक्सीडेंट करता है उसे जो है 5 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा। तो ये काला कानून जब से बनाया है तो आप ये लगा लो कि सारे स्टेट में जो है कि चक्का जाम हो रखा है। ऑल इंडिया में जो है पूरा चक्का जाम हो रखा है। तो कल हमने जो है यहाँ करना था चक्का जाम पर, जो ग्रामीण इलाकों के जो लोग बाग आए थे तो उनकी व्यवस्था करने के लिए कल हमने उनको सुचारू रूप से चलने दिया। तो आज से जो है कि पूरे पौड़ी में या पूरे उस पर जो है पूरा चक्का जाम है, संपूर्ण चक्का जाम है। और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं, फिलहाल तो ये 3 तारीख तक है, उसके बाद आगे क्या रणनीति होगी वो हम तय करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर देहरादून से है, जहां 14 जनवरी से मणिपुर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा निकाली जाने वाली भारत न्याय यात्रा पर सत्ता दल यानी कि बीजेपी चुटकी लेती नजर आ रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की ये यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में संपन्न होगी। इस बात को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि पिछली बार जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तब 3 राज्यों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी से न्याय मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी बिल्कुल गत में चली गई है, जो लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें निष्कर्ष के रूप में दिखेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि बौखलाई हुई बीजेपी भारत न्याय यात्रा का विरोध कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा का प्रस्ताव वर्ष 2019 में भी रखा गया था और जो भी जरूरतमंद हैं जिन्हें राजकोष के जरिए सहायता नहीं दी जा रही है उन्हें न्याय दिया जाएगा। बहुत भाग्यशाली है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी तो 3 राज्यों में कितनी करारी हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को। तो अब ये न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे, किस प्रकार का न्याय चाह रहे हैं? या अपनी पार्टी से न्याय चाह रहे हैं? बिल्कुल चाहना चाहिए आपको अपनी पार्टी से न्याय, क्योंकि आपकी पार्टी एकदम गत में जा रही है। तो अब न्याय यात्रा कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव में इनको दिखाई देगा कि इस यात्रा के बाद इनको कितनी भारी करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। और इस तरीके के कार्य करने चाहिए राहुल गांधी जी को, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए आप भाग्यशाली बनते जा रहे हैं। क्योंकि जब आप इस तरीके के कार्य करते हैं तब हमारी भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट ही होता है, क्योंकि जनता जान रही है कि जो आप ये न्याय यात्रा, तो भारत जोड़ो यात्रा, जुड़े हुए भारत को क्यों जोड़ रहे हैं आप? जब आप इतनी यात्रा करके आ गए तब आप कहते हैं कि मैं तो देख कर आया हूं पूरा भारत जुड़ा हुआ है, तो आप क्या तोड़ने के लिए गए थे? तो ये सारी चीज़ों को देखा जाए। और 370 की धारा हमारी ही पार्टी में खत्म हुई है। जिस भारत जोड़ो की आप बात करते थे वहां लाल चौक पे तिरंगा फहराने की औकात किसी में नहीं थी। वहां पर बिना किसी सिक्योरिटी के
तिरंगा फहराया वो राहुल गांधी जी ने, बिकॉज ऑफ आवर पार्टी भारतीय जनता पार्टी। तो वो जो भारत जोड़ो की बात कर रहे, पहले अपनी पार्टी जोड़ो यात्रा करें और उसको करके देखें कि पार्टी किस प्रकार से इनको जोड़नी चाहिए, उसके बाद बात करें। और न्याय यात्रा इनको बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि इनकी पार्टी को न्याय जरूर मिलेगा। अगर इस तरीके की ये यात्राएं करते हैं तो न्याय जनता कर रही है, और जनता फिर इनको लोकसभा चुनाव में एक फिर न्याय करके दिखाएगी कि आपका स्तर कहाँ है, आपकी जगह कहाँ है। भाजपा बौखला गई है। बौखलाई हुई भाजपा जो है भारत न्याय यात्रा का विरोध कर रही है। जो भारत न्याय यात्रा है ये ऐसा नहीं है कोई नया कंसेप्ट है। हमने 2019 में भी इस कंसेप्ट पर बात की थी और हम इस कंसेप्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हम कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जो व्यक्ति ज़रूरतमंद की श्रेणी में हो, जिसको सीधे राजकोष से सहायता नहीं मिलेगी। उनको न्याय दिया जाएगा। और जो न्याय यात्रा है ये सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए है, और उसमें एक उद्घोष हमारा ये भी है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। सर्दी के मौसम ऋषिकेश का सबसे ज्यादा ठंडा और कोहरे वाला दिन आज देखा गया है। सुबह से ही आसमान में घना कोहरा छाया था, जिसकी वजह से लोग ठंड से ठिठुरते हुए दिखाई दिए। जगह जगह लोगों ने अलाव जलाकर ठंड से राहत पाने की कोशिश की। सार्वजनिक स्थानों पर प्रशासन के द्वारा अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों ने बेघरों की मदद के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 5 किलो 100 ग्राम गांजा और 1 पेटी शराब बरामद की है। आरोपियों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया है। कोतवाली शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि मुखबिर ने आज सूचना दी थी कि एक युवक गांजे की तस्करी करने के लिए ऋषिकेश आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने गोल चक्कर के निकट चेकिंग के दौरान संबंधित युवक को तलाशी के लिए रोक लिया। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से गांजा बरामद हुआ। वहीं दूसरी ओर शिवाजी नगर में मुखबिर की सूचना पर ही पुलिस ने एक युवक को 1 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान हीरालाल निवासी बिहार और अनुराग नेगी निवासी शिवाजी नगर के रूप में हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो सीबीएसई के बारे में नहीं जानता हो। सीबीएसई का फुल फॉर्म या मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है, जिसे हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहा जाता है। सीबीएसई भारतीय शिक्षा प्रणाली से संबंधित एक संक्षिप्त रूप है और इसका पूर्ण रूप केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। उत्तराखंड सीबीएसई के रीजनल डायरेक्टर रणबीर सिंह ने बताया कि सीबीएसई सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूलों के लिए भारतीय शिक्षा का राष्ट्रीय बोर्ड है, जिस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के हिसाब से ही सीबीएसई के स्कूल चलते हैं। सीबीएसई की जो टोटल जर्नी है 2029 में सीबीएसई को 100 ईयर हो जाएगा। ये राजपूताना बोर्ड ऑफ राजस्थान अजमेर से शुरू हुआ था और आज जो सीबीएसई काम कर रहा है, मैं आपको अभी रिसेंट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आंध्र प्रदेश में सरकार ने 1000 राज्य सरकार के स्कूल सीबीएसई को दे दिए और अभी सरकार तेलंगाना और आंध्र सरकार कह रही है कि साहब हमसे आप जो है 5000 स्कूल और भी दे रहे हैं हम, और आप ये स्कूल सारे ले लीजिए, क्योंकि सीबीएसई की भी अपनी लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं कर सकते कि सारे सरकारी चीज़ों को ले लें और सारे जो चीज़ें चल नहीं पा रही है उनको भी लें, तो हमारी सारी चीज़ें उधर ही खप जाएगी, तो उसमें फिर क्वालिटी खत्म हो जाती है। तो अभी 1000 स्कूल दिए थे और सीबीएसई ने इमीडिएटली विजयवाड़ा में एक रीजनल ऑफिस खोल दिया और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल दिया। ट्रेनिंग्स में बहुत जोर दे रहा है सीबीएसई। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि जो सीबीएसई की अपनी यात्रा है, मेरे को 21 साल हो गए सीबीएसई, और 21 साल में जितने बदलाव देखे और जो जिस स्टेज पे आज सीबीएसई की, एवरीवन वांट्स टू सेंड हिज और हर चाइल्ड इन सीबीएसई स्कूल, और हर व्यक्ति, हर सरकार, हर सिस्टम वो भी कहता है कि मैं मेरे स्कूल का या मेरा सिस्टम का एफिलिएशन सीबीएसई से। जब हम अच्छा काम करते हैं तो निश्चित है झुकाव उसकी तरफ रहेगा। अगर उत्तराखंड में हम बेहतर सेवाएं देंगे
पर्यटन भी बढ़ेगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे। रोजगार के साधन अगर हम गांव के आसपास देते हैं या टाउन में देते हैं तो उससे रोजगार जो विकसित होगा उससे हमारा पर्यटन तो बढ़ेगा बढ़ेगा, आमदनी भी होगी। अगर माणा में वहाँ की महिलाएं, नारी शक्ति वो स्थानीय चीज़ों को बना रही हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ जाकर अप्रिशिएट किया, तो आज माना उस तस्वीर पे आ गया जो कि हमारा पहला गांव है हिंदुस्तान का, वो उस तस्वीर पे आ गया कि माना के जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ अपनू उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज।